प्रवीण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असम की इस धरती पर प्रकाश जी के माध्यम से हम सब लोग आए हैं। मैं पूरे देश के व्यापारियों की ओर से असम के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रवीण जी, एक चीज़ देखा गया है कि केट हमेशा जो साधारण से साधारण जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उनके छोटे से छोटे मुद्दे केंद्रीय स्तर पर उठाते आया है। आपको क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट के जो व्यापारी हैं उनके लिए कौन कौन से मूल मुद्दे हैं, या यहाँ के व्यापारियों में किस तरह की ऊर्जा है व्यवसाय के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कैट देश के 8 करोड़ छोटे व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है और देश के लगभग 40,000 से ज़्यादा ट्रेड एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये दुर्भाग्य रहा कि सब कुछ होते हुए भी नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक उपेक्षित रहा। डेवलपमेंट जितना नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बाकी देश का डेवलपमेंट हुआ लेकिन नॉर्थ ईस्ट का नहीं हुआ। पर ये प्रवीण जी ने शायद जब इंटरव्यू आपने लिया था तो उन्होंने आपको इंटरव्यू के बाद एक बात कही थी कि मैंने दिल्ली में इतने लोगों को इंटरव्यू दिया है, लेकिन ललन जी आपका जो पूछने की शैली और वो भी विदाउट एनी प्रिपरेशन, वो गजब का उन्होंने एक कम्प्लीमेंट दिया था आपको, अगर आपको याद हो तो। और वो शख्सियत जो पूरे भारत में सब जगह भ्रमण करती है और हर मीडिया को फेस करती है, अगर वो आपके बारे में ये कहता है तो शायद ये आपके लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा। और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह जो लोकसभा निर्वाचन को लेकर जो सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि निर्वाचन का समय भी नज़दीक आते जा रहा है। और इसी बीच देखा गया कि जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो प्रवीण खंडेलवाल जो केट के महामंत्री है उन्हें टिकट दिया गया है चांदनी चौक से। और इसी विषय को लेकर जो है मैं केट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है मेरे साथ उपस्थित है। परिचय उनकी देने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं, जो हमेशा अतिथि हमारे यहाँ रहे हैं। मैं सीधे प्रकाश बेद जी के पास आऊँगा और उनसे मैं थोड़ी जो है प्रतिक्रिया इस बारे में ले लेना चाहूँगा कि जो उन्हें टिकट दिया गया है क्या उम्मीद कर रहे हैं वे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन भाई, बहुत दिन बाद आपके चैनल में फिर एक बार जो है हाजिर हुए हैं। हमेशा देखा जाता है कि जो व्यापारी समाज है हमेशा अपने मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए केट के द्वारा जो है प्रयास करते आया है, लेकिन इस बार जो केट के महामंत्री को ही टिकट दिया गया है इस बार बीजेपी के द्वारा, तो क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी समाज व्यापारी समाज से जुड़े एक व्यक्ति आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो व्यवसायी समाज है उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने, शायद मुझे जहाँ तक याद है या हमें जितनी जानकारी है, कि आज तक किसी ट्रेड लीडर को, और ट्रेड में भी लघु उद्योग जो छोटे छोटे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को कभी भी पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं मिली। हम व्यापारियों की हमेशा एक सोच रही है कि अगर आपकी समस्याओं का समाधान चाहिए तो राजनीति में आपका प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी के माध्यम से जिस तरह से हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी के विषय में मैं क्या कहूँ, ये तो पूरा भारत जानता है, व्यापारियों के भीतर में एक बहुत ही प्रसिद्ध और कदावर नेता है कि जो हमेशा बेबाक व्यापारियों की आवाज़ उठाते रहे हैं, बहुत चीज़ों का समाधान करके भी दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जिस समय हमारे आसाम में 500 ml और 1 लीटर और की बोतलें और 250 ml का सरकार ने बैन किया था और काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा था, तब जब केट से संपर्क किया गया तो प्रवीण खंडेलवाल जी के प्रयत्न के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा उनके साथ में वार्तालाप की गई और प्रवीण खंडेलवाल जी ने उन्हें इस तरह से समझाया कि उन्होंने तुरंत इस चीज़ को स्वीकार किया और 500 ml और 1 लीटर के लिए 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया। तो ये एक अपने आप में साबित करता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आसाम का, चूँकि मैं आसाम से हूँ इसलिए मैं आसाम का ये एग्जाम्पल दिया हूँ। इसी तरह से अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो प्रवीण खंडेलवाल ने हर स्टेट के लिए, हर प्रांत के लिए किसी न किसी रूप से व्यापारियों के हित में काम किया है। दूसरी बात, उन्होंने हमेशा जब भी कोई समस्या हुई व्यापारियों को लेकर के
लघु व्यापारी, विशेष करके, मैं कॉरपोरेट हाउस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने हमेशा किसी भी मुद्दे को है बहुत पुरजोर ढंग से सरकार के समक्ष रखा और बहुत चीज़ों का समाधान भी हुआ है। उसी को मद्देनजर रख करके हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमारा एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति पार्लियामेंट में एंट्री करे। उसी सोच के मद्देनज़र और उस तरह से प्रधानमंत्री जी को भी शायद लगा कि 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग को अगर हम संसद में लेके आएंगे तो वो हमारी समस्याओं को संसद में जितने ढंग से रख सकेंगे, शायद दूसरे व्यक्ति उतना समस्या को ढंग से नहीं रख सकते होंगे। वो सोच करके उन्होंने वो टिकट दी, जिसके लिए मैं दिल से उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये भी हम निश्चित करेंगे कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा नेता है जो हमेशा जड़ों से जुड़ा हुआ नेता है, परवीन खंडेलवाल। तो ये हमारी मंशा रही है और आने वाले समय में मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो व्यक्ति जब आएगा, हमारी तो जैसे बोलते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, व्यापारी हमेशा कुछ न कुछ ज़्यादा मांगने की चाह रखता है। तो हमारा तो ये भी उद्देश्य रहेगा कि कहीं न कहीं अगर वो अच्छे मार्जिन से जीत के आए तो सरकार उन्हें कोई मंत्रालय भी दे जो हमारे व्यापारियों से संबंधित मंत्रालय हो, ताकि और उनकी जितनी समझ आए व्यापारियों की समस्याओं का, शायद किसी दूसरे नेता को मैं नहीं मानता हूं कि उनको शायद बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा, लेकिन इनके पास तो सारी नॉलेज है। तो हम चाहेंगे कि उनको मंत्रालय भी मिले, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी मिले वहाँ पार्लियामेंट में। चांदनी चौक काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहा है और चांदनी चौक इस नाम पर मूवी भी बनाई गई है बॉलीवुड में। तो यह जो चांदनी चौक है वहीं क्यों चुना गया उनके लिए, और क्या कहेंगे वह जो विशेष तौर पर लोकसभा समझती है, उस बारे में अगर जानकारी है तो थोड़ा आपको शेयर करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा। चांदनी चौक की जो है ये अपने आप में पूरा भारत जानता है कि उसकी एक अलग ही महिमा है। और व्यापारी वर्ग, जितना भी व्यापारी वर्ग है वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि पुरानी दिल्ली के आसपास में ही है। चांदनी चौक की पुरानी दिल्ली के आसपास में, अगर आप बात करेंगे तो पुराने रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ से शुरू होता है ये चांदनी चौक का इलाका जो है। तो वो इलाका एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ व्यापारियों का गढ़ है। वो सबसे ज़्यादा व्यापारी अगर हैं तो चांदनी चौक में सबसे ज़्यादा व्यापारियों का संगठन है, व्यापारी लोग हैं वहाँ पे व्यापार करते हैं। अब चांदनी चौक की क्या है कि कम से कम 30 तो आपको ये मिलता है कॉरपोरेशन की। आज लाखों की तादाद में वहाँ वोटर्स हैं, तो बहुत बड़ी एरिया है और बहुत बड़ा स्कोप है कि हम व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम ऐसी ही जगह से, शायद प्रधानमंत्री जी के भी यही जहन में कहीं न कहीं रहा होगा कि व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाले को अगर हम टिकट दे रहे हैं तो ऐसी जगह की टिकट दो जहाँ व्यापारी लोग ज़्यादा हो। तो वही सोच करके उनको दिया है कि वहाँ पे। और दिल्ली के चांदनी चौक के विषय में सब जग जाहिर है कि वो एक पुराना, बहुत ही पुराना, तो उसके साथ में बहुत बड़ा इतिहास है उसके पीछे जो है। एक चीज़ देखा गया था कि केट विशेष तौर पर ऑनलाइन जो व्यापार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आया है, और जब आप राजनीति में जाते हैं तो सभी का वोट आपको ज़रूरत होता है, ऑनलाइन वाले हो ऑफलाइन वाले हो। तो जब एक व्यवसाय प्रतिष्ठान से या संस्था से जब जुड़े हुए थे तो उन्होंने एक कैटेगरी को उन्होंने एक तरह से विरोध किया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर निर्वाचन में खेलते हैं तो जो मुद्दा वो बाहर से उठा रहे थे, निर्वाचन में क्या वो मुद्दा हो सकता है, या निर्वाचन के बाद अगर चुन कर आते हैं तो लोकसभा में वह मुद्दा वे उठा पाएंगे? क्या लगता है आपको? मैं आपको सही कर दूं, हम ऑनलाइन के व्यापार के खिलाफ नहीं है, उनकी त्रुटियों के खिलाफ है कि अगर आप उसका अगर दुरुपयोग करते हो और उस दुरुपयोग की वजह से हमारे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, निम्न क्षेत्र के व्यापारी जब अपनी उनके पेट पे पड़ती है, तो हमारा वहाँ ये दायित्व बनता है कि जब हम एक कहते हैं अपने आप को कि हम व्यापारियों के नेता हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी सुरक्षा दें। तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। हम ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ नहीं है, हम अमेजोन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि अमेजोन ने हमेशा क्या किया है, एक विदेशी कंपनी आकर के, और उसका मुख्य उद्देश्य है कि छोटे व्यापारियों को ख़त्म करो, और वो इलीगल ढंग से। आज अगर मान लीजिए कि हमारे भारत की सुरक्षा का कहीं मुद्दा हो और पता चले कि अमेजोन के द्वारा अगर कहीं आर्म्स और एमुनेशंस की या कोई इस विस्फोटक की चीज़ें जो
पूर्व में मिली है और केसेस भी हुए हैं उसके अगेंस्ट में। अगर उस तरह का कोई अगर काम करे, देश को तोड़ने वाला काम करे, उसके अगेंस्ट में अगर कोई बात उठती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई नाजायज़ बात होगी। वो बिल्कुल सही है कि भारत को तोड़ने वाली तत्वों के साथ में हर व्यक्ति को चाहिए कि वो उसमें पुरजोर ढंग से लड़े और उनको उखाड़ करके फेंक दे वहाँ से। आज हमारा मानना है कि जब हमारे छोटे व्यापारियों को अगर इस तरह से अगर मारने का कोई कोशिश करेगा, काम करेगा, भाई कहाँ जाएंगे हम? भारत छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? कहाँ हमारा परिवार के लोग जाएंगे? तो वो सोच को लेकर के हमने अमेज़न के खिलाफ कहा। हम कभी भी ये नहीं कहे कि हम ऑनलाइन के खिलाफ है, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई जाए। तो वो हमारा ऐसा मानना है कि वो जो बात बाहर से कर रहे थे, उन बातों को पुरजोर ढंग से पार्लियामेंट में बहुत अच्छे ढंग से रख पाएंगे और उसका समाधान भी निकाल पाएंगे। और भविष्य में ये मैं चूँकि कैट का प्रतिनिधित्व हूँ करता हूँ नॉर्थ ईस्ट का, मैं बहुत अच्छे शब्दों से कह सकता हूँ कि आने वाले शब्दों में कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा एक व्यक्ति वहाँ पार्लियामेंट में जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपसे जान लेना चाहूँगा, और चूँकि पहले भी हम उम्मीद कर रहे थे और काफ़ी बड़े स्तर पर आपने आवाज़ ज़रूर उठाया था कई संस्थाओं के माध्यम से, जो तिनसुकिया का रेलवे ट्रैक का जो मुद्दा है, यहाँ के सांसद जरूर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कई मंत्री के दायित्व में भी थे, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ बुलंद करते हुए हमने देखी नहीं। लेकिन आपके ही संस्था के अगर एक व्यक्ति अगर नेतृत्व करते हैं, कल अगर चुन के आते हैं, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो रेलवे ट्रैक का जो मुद्दा है यहाँ पर, क्या आपके द्वारा उनसे जो है सदन में यह मुद्दा उठवाया जा सकता है, या उम्मीद क्या कर सकते हैं इस विषय को लेकर? देखिए, सबसे पहला ये मुद्दा, जब मैं नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बना था तो ये मुद्दा मैंने उठाया था, और उसकी पहली मीटिंग में प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ आए थे और उनके समक्ष हमने रेलवे लाइन के ट्रैक पे ला करके उनको पूरी समस्या से अवगत करवाया गया था। लेकिन उस समय दुर्भाग्य से कोविड का पीरियड आ गया, और कोविड के पीरियड के आने के समय में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जिस तरह से उठाना चाहिए था, शायद उस तरह से हम लोग भी नहीं उठा पाए थे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये बात हमने कहीं न कहीं कैसे न किसी तरह से रेलवे मंत्रालय तक पहुँचा दी है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि आज पूरा असम का क्षेत्र, पूरे हर टाउन को बीच से चीरती हुई ये रेलवे लाइनें बिछी हुई है। तो ये इतना आसान कार्य नहीं है कि इसको हम अगर उठाएं और कल ये ऐसा हो जाए, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमारी समस्या है, हमारा काम है कि हमारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना, वो हमने रखा। और आने वाले समय में जब हमारा प्रतिनिधित्व अगर वहाँ संसद में रहेगा, तो शायद इन चीज़ों को और पुरजोर ढंग से और क्लोजली करके, और हम उम्मीद रखेंगे कि इसका भी कोई समाधान कहीं न कहीं में समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जी, समय की कमी है और आगे भी कोशिश करेंगे कि निर्वाचन के दौरान और भी थोड़ी आपसे प्रतिक्रिया और भी थोड़ी बातें आपसे करें। फिलहाल बधाई है आपसे, अगर प्रवीण खंडेलवाल जी अगर हमारा यह समाचार देख रहे हैं, इंटरव्यू देख लेते हैं, तो बधाई उनको कम से कम आपको देने के लिए मैं अनुरोध करूँगा। ये प्रवीण जी ने शायद जब इंटरव्यू आपने लिया था तो उन्होंने आपको इंटरव्यू के बाद एक बात कही थी कि मैंने दिल्ली में इतने लोगों को इंटरव्यू दिया है, लेकिन ललन जी आपका जो पूछने की शैली, और वो भी विदाउट एनी प्रिपरेशन, वो गजब का उन्होंने एक कम्प्लीमेंट दिया था आपको, अगर आपको याद हो तो। और वो शख्सियत जो पूरे भारत में सब जगह भ्रमण करती है और हर मीडिया को फेस करती है, अगर वो आपके बारे में ये कहता है तो शायद ये आपके लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा। और मैं आपका जो है गुड विशेष उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और आपको भी मैं उनके बिहाफ में भी, और मैं पूरे आसाम के सारे व्यापारी वर्ग की ओर से दिल से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप व्यापारियों की बातों को हमेशा यूं ही समाज के समक्ष उठाते रहें, ताकि हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, और आगे भी कोशिश करेंगे और थोड़ी बातें और थोड़ी जानकारी जो है निर्वाचन को लेकर हम हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, अपने साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगी पर समाचार।